हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर गुड एंड फाइन. सो गाइस, वेलकम टू मिशन 11 दिन 11 चैप्टर्स में. एंड एज यू ऑल नो कि पहला चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जो कि हमने पढ़ा मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स. आई एम वेरी श्योर वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. एंड टुडे इज माय चैप्टर नंबर 2. आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स. और ये चैप्टर मैंने डिसाइड नहीं करा, ये चैप्टर डिसाइड किया आप लोगों की वोटिंग ने, राइट? तो जैसे ही आज भी क्लास खत्म होगी, आई विल बी गिविंग यू 4 चैप्टर्स ऑप्शन. ठीक है, अपने कम्युनिटी में मैं आपको एक ऑप्शन दूंगा और आपको वोट करना है, और जिस चैप्टर के लिए हाईएस्ट वोट मुझे मिलेंगे वो चैप्टर हम करेंगे कल. क्लियर है? यस. और क्योंकि इस मिशन में 11 दिन 11 चैप्टर्स की बात की गई थी, तो डेफिनेटली देयर विल बी नो ब्रेक. सो इवन दो आज संडे है, बट आज भी क्लास बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे कल हमने चलाई थी. क्लियर है? एंड आई वांट यू पीपल टू स्टे विद मी टिल द एंड, बिकॉज आज जो मैं चैप्टर करा रहा हूं दैट इज टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड. 5 नंबर का क्वेश्चन 100%, 100%, 100% पेपर में आएगा. क्लियर है? एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर. और अगर ये चैप्टर किसी ने पहले नहीं भी पढ़ा, आई एम वेरी श्योर उसको भी समझ आएगा, बिकॉज दिस चैप्टर इज टोटली चेंज्ड. ये पूरी तरह से बदल चुका है. तो अब हम जो भी पढ़ेंगे दैट इज पूरी तरह से अमेंडेड चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स. राइट? ठीक है सर. चलिए, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर. लिखेंगे जरा, टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स. टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स. चलिए, अब टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स को हम कैसे पढ़ेंगे? पहले मैं आपको बताऊंगा कि पुराना लॉ क्या था, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पुराने लॉ में कमियां क्या थी, फिर हम समझेंगे व्हाट इज द न्यू लॉ. क्लियर है? एक एक चीज को बहुत डेप्थ में विद लॉजिक समझाऊंगा मैं. ठीक है? क्लास बहुत लंबी नहीं होगी. होपफुली वी विल बी एबल टू वाइंड अप विद क्वेश्चंस विद इन 1.5 आवर क्लास. बट मैं आपको बता दूं, जो बच्चा मेरे साथ एंड तक जुड़ेगा, सर मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर में इसमें से क्वेश्चन इस बार 110% आना है. और आप बिल्कुल एंड तक अगर मेरे साथ जुड़ते हो तो वो क्वेश्चन आपके लिए बच्चों वाला क्वेश्चन हो जाएगा. क्लियर है? दैट इज माय प्रॉमिस. सो प्लीज बी कमिटेड, स्टे विद मी टिल द लास्ट, और क्लास को बिल्कुल एंड तक देखेंगे. क्लियर है? और एज यूजुअल मेरे साथ एक लल्लू खड़ा हुआ है जो आपसे बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछेगा. वो मुझसे पूछेगा और मैं वो आप पे ट्रांसफर करूंगा, एंड यू नीड टू आंसर इन द चैट बॉक्स. राइट? चलिए, लेट्स स्टार्ट नाउ. सो द चैप्टर नेम इज टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड, एंड दिस इज माय चैप्टर नंबर 2 ऑफ द मिशन 11 days 11 chapters. राइट? चलिए, लेट्स स्टार्ट इट. सी, टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स में हम पहले क्या पढ़ते थे, आइए पहले उसको चेक करते हैं. पहले आपको यह पढ़ाया गया था कि जब भी कोई कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, डिविडेंड डिक्लेयर करती थी अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो डिविडेंड शेयर होल्डर्स के हाथ में सेक्शन 1034 में एग्जम्प्ट होता था. ठीक है? राइट. और उस डिविडेंड पर डोमेस्टिक कंपनी पे करती थी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अंडर सेक्शन 11501. ठीक है सर? याद है हमें ये? ठीक है. और जब ये शब्द लिखा जाता था डिविडेंड, तो डिविडेंड का मतलब होता था एक तो एक्चुअल डिविडेंड और एक होता था डीम्ड डिविडेंड. यस सर. तो जहां तक सवाल है एक्चुअल डिविडेंड का, वो तो वही है जिसे खुद कंपनी डिविडेंड के नाम से डिक्लेयर करती थी. राइट? और एक होता था डीम्ड डिविडेंड, जिसको हम सेक्शन 222 में पढ़ते थे. सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, सब क्लॉज डी, सब क्लॉज ई. तो ये 5 तरह के डीम्ड डिविडेंड हुआ करते थे. ठीक है सर? तो बेसिकली डिविडेंड का मतलब हमने ऐसे पढ़ा था, और इस पर लगता था सीडीटी विच वॉज पेबल बाय द कंपनीज, और शेयर होल्डर के हाथ में वो एग्जम्प्ट होता था. राइट? इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक्शन 115 BBDA में
कि जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर्स अगर वो 10 लाख से ऊपर होता था तो एनी अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो कि इन एक्सेस टू ₹10 लाख हुआ करता था, क्या वो भी टैक्सेबल हुआ करता था एट द रेट ऑफ 10%। सो बेसिकली ऐसा होता था कि अगर मान लो एक्स लिमिटेड ने मिस्टर एक्स को 11 लाख का बेनिफिट दिया है, सपोज करो एक कंपनी एक्स लिमिटेड ने मिस्टर एक्स को 11 लाख रुपए का डिविडेंड पे करा है, तो आपको टैक्स ट्रीटमेंट याद होगा कि एक्स लिमिटेड को तो 11 लाख पे क्या देना होता था, सीडीटी, और मिस्टर एक्स के लिए 10 लाख तक तो होता था 1034 में एग्जाम्प्ट, और 1 लाख रुपीस पे वो देता था 115 BBDA। और कई बार जब हम ये पढ़ते थे ना तो आप हमें बोलते थे कि सर ये तो डबल टैक्सेशन हो रहा है। मैंने कहा बिल्कुल हाँ, डबल टैक्सेशन हो रहा है। तो हमें ऐसा लगता था कि इट इज अ टाइप ऑफ डबल टैक्सेशन, एक तरह से डबल टैक्सेशन हो रहा था। क्यों? कंपनी भी पे कर रही थी सीडीटी और शेयर होल्डर के हाथ में भी टैक्सेबल हो जाता था एनी अमाउंट इन एक्सेस टू ₹10 लाख। ठीक है सर। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ प्रोविजंस और भी पढ़े थे, वो भी मैं आपको याद करा देता हूं कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी किसी स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से डिविडेंड रिसीव्ड करती थी तो सेक्शन 115 BBD में लग जाता था कि स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड रिसीव करेगी तो उसको हम टैक्स करते थे एट अ स्पेशल रेट ऑफ 15% प्लस सरचार्ज प्लस HEC। ठीक है। और स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनीज कौन सी होती थी सर? वो होती थी जिसमें आपका मिनिमम 26% की वोटिंग पावर होती थी। याद आ रहा है? यस सर, ये भी याद है हमें। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा था 115(O)(1)A, जिसमें मैंने आपको ये पढ़ाया होगा कि अगर किसी डोमेस्टिक कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी से डिविडेंड रिसीव्ड करा है, अपनी सब्सिडरी कंपनी से डिविडेंड रिसीव करा था, तो अगर आपको याद हो, मान लेते हैं जिस पर सब्सिडरी ऑलरेडी क्या पे कर चुकी थी, सीडीटी, जिस पर सब्सिडरी ऑलरेडी क्या पे कर चुकी थी, सीडीटी, तो आपको यह बताया जाता था कि जैसे मान लीजिए सब्सिडरी ने डोमेस्टिक होल्डिंग कंपनी को 5 लाख का डिविडेंड दिया, तो फिर आगे हमसे ये बताया जाता था कि अगर डोमेस्टिक कंपनी आगे मान लो 15 लाख डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को बांटेगी तो डबल टैक्सेशन ना हो, इसलिए क्या ये 5 लाख रुपए जो उसने रिसीव करा था फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी, क्या उसको डिडक्शन मिल जाता था। ठीक है जी। ऐसा हमने सेक्शन 115(O)(1)A में पढ़ा था कि यस, डोमेस्टिक कंपनी शैल बी अलाउड डिडक्शन ऑफ एनी डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दी सब्सिडरी कंपनी, अगर वो उसको आगे क्या कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट। कुछ याद आ रहा है? यस। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, कौन बताएगा सर? प्रॉब्लम ये थी कि ये तभी लगता था अगर आप अपनी सब्सिडरी कंपनी से डिविडेंड ले रहे हो, लेकिन अगर हम अपनी नॉन सब्सिडरी कंपनी से कोई भी डिविडेंड लेते थे तो वो लेस नहीं होता था, क्या उस पर भी डबल टैक्सेशन आता था? यस। तो इसका मतलब अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी किसी नॉन सब्सिडरी कंपनी से डिविडेंड लेती थी तो याद करेंगे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इस केस में सीडीटी ये भी पे करती थी और अगर ये आगे पे कर रही है तो इसको पूरे पे सीडीटी देना पड़ता था, तो क्या सेम अमाउंट पे 2 बार सीडीटी पेबल हो जाता था। तो इसका मतलब 115(O)(1)A में प्रॉब्लम सॉर्ट तो किया गया था, लेकिन सिर्फ उतने पोर्शन के लिए जो डिविडेंड हमने किससे रिसीव करा था, सब्सिडरी कंपनी से। सो क्रक्स ऑफ द स्टोरी, बस मुझे इतना ही बताना था। 9 मिनट्स में मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश करी कि पुराने लॉ में कंपनी को सीडीटी देना था, शेयर होल्डर एग्जम्प्टेड था, शेयर होल्डर भी टैक्सेबल था फॉर एनी डिविडेंड इन एक्सेस टू ₹10 लाख, एनी डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन सब्सिडरी कंपनी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ foreign specified company, taxable in the hands of domestic company at a special rate of 15%, and lastly 115(O)(1)A ने कहा था कि अगर आप किसी भी सब्सिडरी कंपनी से डिविडेंड लेकर आगे बांटते हो, प्रोवाइडेड अगर सब्सिडरी कंपनी ने सीडीटी दिया है तो वो आपका लेस हो जाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ डिडक्शन मिलती थी अगर डिविडेंड रिसीव फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी होता था।
क्लियर है। लेकिन अगर नॉन सब्सिडरी से लेते थे तो 115(O1) में हमें डिडक्शन नहीं मिलती थी। याद आ रहा है? यस सर, हमें याद आ गया। तो ये हमने पुराना लॉ पढ़ा था, और पुराने लॉ में ना ट्रस्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, FA 2020 फाइनेंस एक्ट 2020 में ये सारी प्रॉब्लम्स को केटर किया गया और पूरी तरह से कोशिश की गई कि डबल टैक्सेशन को हटा दिया जाए। ठीक है जी, पूरी तरह से कोशिश किया गया कि डबल टैक्सेशन को जो है वो रिमूव कर दिया जाए। क्लियर है? ठीक है सर। तो अब FA 2020 में नया लॉ क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, यहां पे लिखेंगे बिफोर FA 2020 एंड आफ्टर FA 2020। क्लियर है? ठीक है, जो भी मैं बताऊंगा दैट इज विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22। नया लॉ क्या है और पुराना लॉ क्या था। क्लियर? पुराने लॉ में हम सेक्शन पढ़ते थे 1034, पुराने लॉ में हम सेक्शन पढ़ते थे 115(O1), 115(O1)A, 115(BBD), 115(BBDA), ये सब सेक्शंस हम पढ़ते थे पुराने लॉ में। क्लियर है? ठीक है सर। अब इनमें से कौन सा सेक्शन नल एंड वॉइड हो गया वो आप लिख लीजिए। ठीक है जी, वो आप लिख लीजिए। तो लिखना शुरू करेंगे, दिस इज नॉट एप्लीकेबल नाउ, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। तो कुल मिलाकर जितना भी आपने डिविडेंड पहले पढ़ा था उसमें से 4 सेक्शन को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है जी, पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, यानी कि प्रीवियस ईयर 2021, जो कि आपके एग्जाम में यही आएगा, तो ये 4 सेक्शंस की अब रेलेवेंस खत्म हो गई है। ठीक है सर। तो अब एज पर FA 2020 कौन कौन से सेक्शंस हमें पढ़ने हैं फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स, वो आप मार्क कर लीजिए। सबसे पहले सेक्शन 194, ठीक है जी, सेक्शन 56 प्लस सेक्शन 57, 115 BBD आज भी है, सेक्शन 222 A, B, C, D, E आज भी है, और वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 80M। अगर आपको मैं ये सेक्शंस पढ़ा दूंगा ना तो आपका पूरा का पूरा डिविडेंड जो है वो अमेंडेड हो जाएगा। क्लियर है? पूरा का पूरा डिविडेंड अमेंडेड हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर गोइंग थ्रू विद ऑल दीज सेक्शंस, आपको मैं लॉजिकली बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने इन सेक्शंस के अंदर किस तरह से प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस करते हुए पूरी कोशिश करी कि अब डबल टैक्सेशन ना हो। हालांकि एंड में बताऊंगा डबल टैक्सेशन तो अब भी हो रहा है, लेकिन वो मैं बिल्कुल एंड में बताऊंगा। बट अभी हम अप्रिशिएट करेंगे गवर्नमेंट के स्टेप को। मजा नहीं आएगा, नहीं तो बच्चा कहेगा सर जब फिर अमेंडमेंट क्यों करा रहे हो आप, है ना। अमेंडमेंट तो करनी है क्योंकि पेपर में आनी है, बट मैं एंड में बताऊंगा अभी भी कुछ ना कुछ इसके अंदर गोची है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब मुझे बेसिकली एज पर FA 2020 अगर आपको पढ़ाना है तो क्या मुझे ये सारे सेक्शंस आपको रिवाइज कराने हैं। रिवाइज क्या कराने हैं, इनफैक्ट पहली बार ही पढ़ाने हैं। इसमें से आप ये और ये रिवाइज हो जाएगा, बाकी सारे आपने फर्स्ट टाइम पढ़ने हैं। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट, कम ऑन, शुरू करते हैं। लिखना शुरू करेंगे। अब लिखना शुरू करेंगे, टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड एज पर FA 2020। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं आपके साथ एंड में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को इस क्लास के अंदर ऐसा लगे कि अब हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से हमें समझ आ गया है। क्लियर है ना? एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो बिल्कुल नॉट टू वरी एट ऑल। क्लियर है? चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए FA 2020 में इन्होंने सबसे पहला काम क्या करा, CDT को पूरी तरह से हटा दिया। मतलब अब से डिविडेंड कंपनीज CDT पे नहीं करेगी। अब से डिविडेंड्स पर कंपनी CDT पे नहीं करेगी। सिंपल। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि नाउ ऑनवर्ड जो भी कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी
डिविडेंड पे करेगी, याद रखेंगे आप, इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। याद रखेंगे, इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर अंडर सेक्शन 56, यानी कि अंडर द हेड आईओएस। क्लियर है? यस सर। सो जो एग्जेम्पशन हमें मिलती थी सेक्शन 10 क्लॉज 34 में, वो अब हट गई। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट क्लियर है। यस सर। सो फर्स्ट जो चीज आपको याद रखनी है वो क्या है? कम ऑन, क्या याद रखना है बेटा? नाउ ऑनवर्ड एनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द डोमेस्टिक कंपनी, देयर विल बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ सीडीटी विच इज पेबल बाय द कंपनी। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, सच टाइप्स ऑफ डिविडेंड विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अंडर सेक्शन 56। सिंपल हो गया? ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, अब क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी ने जो डिविडेंड देना है वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल था, तो इसीलिए अब लॉ ने कहा कि डोमेस्टिक कंपनी सेक्शन 194 पे क्या काटेगी? टीडीएस। तो सेक्शन 194 में कहा गया दैट एवरी डोमेस्टिक कंपनी एट द टाइम जब वो पे करेगी डिविडेंड को, वो उसमें से क्या काट लेगी? टीडीएस काटेगी। आवाज मारो, क्या काटेगी? टीडीएस काटेगी। तो लिखेंगे जरा, टीडीएस काटा जाएगा एट द रेट ऑफ 10% अंडर सेक्शन 194 अगर हम डिविडेंड किसको देते पाए गए? टू द रेजिडेंट शेयर होल्डर को। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी टू द रेजिडेंट शेयर होल्डर्स, तो क्या उसमें से वो सीडीटी काट लेगी एट द रेट ऑफ 10%। सीडीटी नहीं यार, टीडीएस। क्लियर है? सो कौन मुझे बताएगा कि अगर रेजिडेंट शेयर होल्डर को जो पैसा मिलेगा, अगर वो नेट ऑफ टीडीएस मिलेगा, कम ऑन, अगर वो क्या मिलेगा? नेट ऑफ टीडीएस मिलेगा, तो इसका मतलब लिख लीजिए, इसका मतलब एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय रेजिडेंट शेयर होल्डर्स फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी विल बी नेट ऑफ टीडीएस। कम ऑन, क्या बोलेंगे आप? इट विल बी नेट ऑफ टीडीएस। ठीक है, अब आप में से कोई मुझे बता सकता है कि जब हमें कोई भी पैसा नेट ऑफ टीडीएस मिलता है, यानी कि टीडीएस कट कर मिलता है, तो अपनी टोटल इनकम में हम क्या दिखाते हैं? क्या जो मिला, या उसको हम ग्रॉसिंग अप करते हैं? वेरी गुड। तो लिख लीजिए, therefore while computing amount of dividend to be included in total income of shareholder, we will do grossing up। हम क्या करेंगे बेटा? ग्रॉसिंग अप करेंगे। क्या मतलब है? देखो, सपोज करो कि आपको 90,000 रिसीव्ड हुआ है। कितना रिसीव्ड हुआ है? 90,000। अब सबको मालूम है कि जो भी मिला होगा, क्या वो पूरा मिला होगा या आफ्टर टीडीएस मिला होगा? आफ्टर टीडीएस। तो ये 90,000 जो मिला, डेफिनेटली ये 100% तो नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स नॉट। उस पर टीडीएस कितना कटा है? 10%। तो आपने क्या करना है? ग्रॉसअप करना है। तो ग्रॉसअप अमाउंट बराबर होगा 90,000 डिवाइड बाय 1 माइनस टीडीएस रेट, 90,000 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.1, 90,000 डिवाइड बाय 0.9, यानी कि 1 लाख रुपए। सो इसका मतलब ये हो गया कि फाइनली आफ्टर ग्रॉसिंग अप व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन माय टोटल इनकम? 1 लाख रुपए। ऑल्दो रिसीव कितना हुआ है? 90,000, बट यस आफ्टर ग्रॉसिंग अप वी विल अज्यूम कि हमें एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ है? 1 लाख। आप सबको मालूम होगा
कि जो टीडीएस मेरा काटा गया है बाय द कंपनी, क्या वो मेरा एडवांस टैक्स बन जाएगा जिसका बेनिफिट हम बाद में ले लेंगे। क्लियर है? बट फिलहाल जीटीआई निकालते समय आपको उसको ग्रॉसिंग अप करके इंक्लूड करना है। क्या यहां तक क्लियर है? यस सर, समझ आ गया सर। तो इसका मतलब क्योंकि अब से ये डिविडेंड टैक्सेबल हो गया था शेयर होल्डर्स के हाथ में, तो डोमेस्टिक कंपनीज को कहा गया कि अब से आप जब भी डिविडेंड दोगे तो आप मेक श्योर करना कि आप 10% का टीडीएस काट कर दोगे। क्लियर है? ठीक है सर। लेकिन अब यहां पर लॉ ने क्या कहा वो भी देख लेते हैं। लिखो, नो टीडीएस इन फॉलोइंग केसेस। मैं कुछ केसेस लिखूंगा जिसमें लॉ ने क्लियर कर दिया कि हम इन नीचे लिखे गए केसेस में टीडीएस नहीं काटेंगे। ठीक है जी? ठीक है सर। पहला, अगर जो पेई है, पेई मतलब जो भी रेजिडेंट शेयर होल्डर है, अगर वो इंडिविजुअल होना चाहिए। पहली बात तो अगर कंपनी जिसे दे रही थी वो इंडिविजुअल रेजिडेंट शेयर होल्डर था, ठीक है, एंड जो भी अमाउंट ऑफ डिविडेंड था वो डू नॉट एक्सीड 5,000, यानी कि वो मैक्सिमम अप टू 5,000 था। वो मैक्सिमम अप टू कितना था? 5,000। ठीक है जी? वो मैक्सिमम अप टू कितना था? 5,000। और ये जो आपको दिया गया बाय एनी मोड अदर देन कैश, मतलब कंपनी ने ये जो डिविडेंड दिया होगा इन एनी मोड अदर देन कैश। क्या सबको क्लियर है? ठीक है सर। तो मेरा क्वेश्चन है, डोमेस्टिक कंपनी इन जनरल अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? टीडीएस काटेगी। एक केस में टीडीएस नहीं कटेगा, कब? अगर जो पेई था वो इंडिविजुअल रेजिडेंट शेयर होल्डर था, डिविडेंड अमाउंट डू नॉट एक्सीड 5,000 था, एंड इट वॉज गिवन इन द मोड अदर देन कैश। क्लियर है? अब एक और केस है जहां पर टीडीएस नहीं काटा जाता। एक, जब ये डिविडेंड एलआईसी को दिया जाएगा और दूसरा जीआईसी को दिया जाएगा। उसका रीजन है, बताओ, एलआईसी और जीआईसी को जब आप डिविडेंड देंगे तो डेफिनेटली दे आर गेटिंग डिविडेंड एज अ बेनिफिशियल फॉर द ऑन बिहाफ ऑफ बेनिफिशियल होल्डर्स। आप समझ रहे ना? क्योंकि एलआईसी तो आप लोगों का पैसा इन्वेस्ट कर रही है ना, सो बेनिफिशियरी तो कौन है? जो पब्लिक है। क्लियर है? तो एलआईसी और जीआईसी को आप जब भी डिविडेंड देंगे तो आप उसमें से टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, ऐसा सेक्शन 194 में कहा गया। क्लियर है? तो दो केसेस को छोड़कर क्या सभी केसेस में टीडीएस काटा जाएगा, वो भी एट द रेट ऑफ 10%। सो मैं मान के चल रहा हूं कि इन जनरल रिसिपिएंट को जो भी मिलेगा क्या वो नेट ऑफ टीडीएस होगा, तो क्या वो इनकम में उसको इंक्लूड करते समय क्या ग्रॉसिंग अप करेगा? राइट। अब कई बच्चे ना इसको गलत पढ़ लेते हैं। कई बच्चों को लगता है कि मैंने ये बोला है कि अप टू 5,000 रेजिडेंट इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। मैंने ये नहीं बोला, टैक्सेबल होगा बट उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक्स लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी है, उसने मिस्टर एक्स को 4,000 रुपीज थ्रू चेक डिविडेंड दिया है। बताओ क्या वो टीडीएस काटेगी? नो। तो जितना भी उसको मिला क्या वो ग्रॉसअप ही था? यस। तो उसके लिए कुछ करना है या एज इट इज टोटल इनकम में ले लेना, एज इट इज ले लेना। क्लियर है? लेकिन अगर उसको 9,000 मिला होता तो आप ग्रॉसिंग अप करते, 99,000 मिला होता तो भी ग्रॉसिंग अप करते, 3,000 मिला होता तो ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर टीडीएस कटा ही नहीं होगा। क्लियर हो गया है नहीं? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप देखिए जरा, क्या यहां तक क्लियर हो गया? बताओ, सेक्शन 194 में अब टीडीएस काटा जाएगा किसके द्वारा? कंपनीज के द्वारा। बोलो, और कौन से डिविडेंड पे? सर सारे डिविडेंड्स, चाहे वो 222 ए में हो, बी में हो, सी में हो, डी में हो, चाहे वो ई में हो, किसी में भी आ रहा हो, क्या हम टीडीएस काटेंगे? क्लियर है? अच्छा, कई बार बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, आपने यहां पर रेजिडेंट शेयर होल्डर को प्रिसाइजली लिखा है,
नॉन रेजिडेंट को अगर दे रहे होंगे तो सर याद रखना, इफ एनी डिविडेंड गिवन बाय द डोमेस्टिक कंपनी टू नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर होगा तो इट इज टू बी डेल्ट बाय सेक्शन 195 टीडीएस के अंदर, ना कि सेक्शन 194। ठीक है ना। तो नॉन रेजिडेंट को अगर आप दे रहे हो तो उसका टीडीएस कैसे कटेगा, कौन सा रेट होगा, क्या क्या होगा, क्या ये हम सेक्शन 195 में पढ़ते हैं। क्लियर है। सो 194 बेसिकली बात करता है ओनली अबाउट रेजिडेंट शेयर होल्डर्स। क्लियर हो गया? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ना है, क्वेश्चन सुनेंगे जरा। अगर मैं ये कहूं कि एक डोमेस्टिक कंपनी थी एक्स लिमिटेड, एक डोमेस्टिक कंपनी कौन सी थी? एक्स लिमिटेड। अगर इसने सपोज करो मिस्टर एक्स को, अगर इसने मिस्टर एक्स को 90,000 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो मेरा क्वेश्चन है कि जब आप मिस्टर एक्स की ग्रॉस टोटल इनकम निकालोगे तो क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस लोगे? बिल्कुल। क्या उसमें डिविडेंड इनकम लोगे? यस, क्योंकि अब तो सेक्शन 56 आ चुका है। यस। तो कौन मुझे बताएगा कि सेक्शन 56 के अकॉर्डिंगली जब मैं डिविडेंड को यहां पे लिखूंगा तो क्या 90,000 लिखूंगा या उसको ग्रॉसअप करूंगा? सर ग्रॉसअप करूंगा, 1 लाख आ गया, राइट। लेकिन अब आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था मुझसे कि सर एक बात बताओ, पहले क्या होता था? डिविडेंड एग्जम्प्ट होता था, हाँ, तो उससे रिलेटेड हमें कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता था। बिल्कुल सही। अब बच्चा कहता है सर अब तो डिविडेंड टैक्सेबल हो गया है। बिल्कुल हो गया। तो सर क्या डिविडेंड क्योंकि टैक्सेबल हो गया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, तो क्या हमें डिडक्शन मिलेगा? ओह यस, क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है। तो मेरा प्रश्न है आप सभी से, ये लल्लू पूछ रहा है, ये लल्लू पूछ रहा है क्या कि सर क्योंकि डिविडेंड इज नाउ टैक्सेबल, वेदर I will be getting the benefit of any deduction of any expense or not? Answer. बताओ मिलना चाहिए या नहीं? बस इसको ये बता दो, मिलना चाहिए या नहीं? क्या लल्लू का क्वेश्चन सही है? हाँ सर, क्वेश्चन तो सही लग रहा है। कैसे? सर देखो ना, डिविडेंड पहले एग्जाम्प्ट होता था तो एग्जम्प्टेड इनकम से किसी खर्चे का डिडक्शन मिलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अब डिविडेंड टैक्सेबल है, राइट, तो टैक्सेबल है तो खर्चों का डिडक्शन तो मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो लल्लू को क्या बोलूं? जल्दी बोलो चैट बॉक्स में, लल्लू को क्या बोलूं? डिडक्शन मिलनी चाहिए या नहीं? यस, मिलनी चाहिए, बहुत बढ़िया। नाउ द क्वेश्चन इज कितनी मिलनी चाहिए? तो इसका आंसर हमें देगा सेक्शन 57। तो सेक्शन 57 कहता है, लिख लीजिए, डिडक्शन फ्रॉम डिविडेंड इनकम, डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस फ्रॉम डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम से हमें कुछ खर्चों का मिल जाएगा डिडक्शन। ये कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 57 में। तो अब उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, क्या लिखता है? कहते हैं नो डिडक्शन, नेगेटिव लैंग्वेज लिखता है ये। हाँ जी, ये हमेशा कौन सी लैंग्वेज लिखता है? नेगेटिव लैंग्वेज लिखता है। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, no deduction of any expense shall be allowed from dividend income। हम किसी तरह का कोई भी डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंस नहीं देंगे। कहां से? फ्रॉम डिविडेंड इनकम। हम डिविडेंड इनकम से आपको कोई एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं देंगे, ऐसा लिखता है। अदर देन इंटरेस्ट एक्सपेंस, आपको डिडक्शन मिल सकता है, लेकिन सिर्फ किसका? इंटरेस्ट का। कौन सा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट रिलेटेड टू अमाउंट विच यू हैव बोरोड फॉर इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से तुम्हें क्या मिला? डिविडेंड। देखिए, मान लीजिए कि मुझे शेयर्स खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए थे या 2 लाख रुपए चाहिए थे। अब मैंने 2 लाख बोरो करे और मैंने इन्वेस्ट करा, तो डेफिनेटली यहां से मुझे डिविडेंड आ रहा है, बट यहां मुझे इंटरेस्ट देना है। तो क्या वो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा? आंसर इज यस। लेकिन कितना? लिख लीजिए, लिख लीजिए, मैं बेयर एक्ट नहीं लिखवा रहा, सिंप्लीफाइड वे में लिखवा देता हूं। लिख लीजिए, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ, सब्जेक्ट टू
मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ इनकम फ्रॉम डिविडेंड इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। प्लीज ध्यान से देखेंगे, डिडक्शन मिलेगा, एक ही खर्चे का मिलेगा, और वो खर्चा कौन सा है? इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, ठीक है सर। कितना? 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम जो कि आपने इंक्लूड करी होगी टोटल इनकम में। याद रखना मैंने वर्ड क्या लिखा है, इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। इसका मतलब लिख लीजिए आफ्टर ग्रॉसिंग अप। जो आफ्टर ग्रॉसिंग अप अमाउंट आएगा ना, उसका 20% आप निकाल लेना, उतना डिडक्शन आपको मिल सकता है। तो कोई मुझे बताएगा यहां पर 90,000 का 20% मिलेगा या 1 लाख का 20% मिलेगा? ये बता दो। 1 लाख का, वेरी गुड। तो इसीलिए पहले ग्रॉसिंग अप करना, उसका 20% कैलकुलेट करना। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन है मेरा आप सबसे, 1 लाख का 20% इज 20,000, राइट? लेकिन अगर मैंने पे ही 18,000 करा है तो 18 मिलेगा। अगर मैंने पे 24 करा है तो 20 मिलेगा। अगर मैंने 30 पे करा है तो भी 20 मिलेगा। कैन नॉट बी मोर देन 20 इन एनी केस। क्लियर है? 20 से ज्यादा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये क्लास जैसे ही मैं वाइंड अप करूंगा, ठीक है, मैं अपनी कम्युनिटी में आपको 4 चैप्टर्स का ऑप्शन दूंगा। क्लियर है? और कल आप कौन सा चैप्टर चाहते हो उसके लिए वोटिंग लाइंस शुरू हो जाएंगी आफ्टर द क्लास। क्लियर है? एंड प्लीज मेक श्योर, अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आपका वाला चैप्टर नीचे चला जाएगा। आपको मालूम है आज का भी जो चैप्टर मैंने सिलेक्ट किया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द वोटिंग ओनली। सो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 47% वोट जो थे दैट वाज इन द फेवर ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर है? सो प्लीज मेक श्योर कल की क्लास कौन सी आपको चाहिए। तो आई विल बी गिविंग यू 4 चॉइसेस और आपको वोट करना है। द चैप्टर विद हाईएस्ट वोट विल बी टेकन टुमारो। सो इट इज टोटली डेमोक्रेटिक नाउ। ठीक है ना? सब कुछ डेमोक्रेसी से होगा बिकॉज दिस क्लास इज फॉर द स्टूडेंट बाय द टीचर, है ना? फॉर द स्टूडेंट बाय द टीचर, फॉर द स्टूडेंट बाय द स्टूडेंट नहीं है भैया, है ना? चलो, बहुत बढ़िया। तो प्लीज मेक श्योर अपने राइट्स यूज करना सीखो। आपको राइट दिया गया वोट करने का, सो डोंट मिस इट। राइट करो, अपना यूज करो और अपने चैप्टर के लिए वोट करो, लड़ लो। ठीक है? और अगर आपको लगता है कि मुझे मेरा चैप्टर ऑन द टॉप चाहिए तो मम्मा के फोन से, पापा के फोन से, अपने फोन से, भैया के फोन से, सारे फोनों से उस चैप्टर को वोट कर दो। क्या होगा बताओ? जब सारे फोनों से उस चैप्टर का वोट होगा तो क्या उसका वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। सो मे बी कल आपका चैप्टर आ जाए। समझ रहे हैं? यस। और जो दोस्त हैं आपस में, जो कंसोर्टियम बना के काम करते हैं, वो तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। नहीं, 4 दोस्त, 4 फैमिली मेंबर, 4 into 4, 16 वोट फॉर 1 चैप्टर। सो कल वही वाला चैप्टर आ जाएगा। समझ रहे हैं? सो लूप होल दे दिया मैंने आपको। मम्मी का फोन, पापा का फोन, भैया का फोन, बहना का फोन, सबका फोन यूज करो, वोटिंग करो, अपने चैप्टर को ऊपर लेकर आओ एंड देन सी द मैजिक। क्लियर है? ठीक है। ये क्लास में कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होएगी, कोई गेस्टेड ऑफ नहीं है, कोई संडे नहीं है, कुछ नहीं। क्लियर है? सो रेगुलर चलेगी 11 दिन 11 चैप्टर एंड विल ट्राई माई बेस्ट कि इन 11 दिनों में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट 11 चैप्टर्स मैं करा दूं। क्लियर है? ठीक है सर। सो क्वेश्चन मेरा आपसे, कौन मुझे बताएगा डिडक्शन सिर्फ किसका मिलेगा? इंटरेस्ट का, वो भी 20%। 20% किसका? सर 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। मैक्सिमम है ये, बट अगर इंटरेस्ट है ही कम तो क्या हमें कम मिलेगा? बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल से ये अब हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। तो आपको मालूम है जितना मैंने कराया उसके बेसिस पर आपको सेक्शन 56 पता चल गया। नाउ ऑनवर्ड इनकम फ्रॉम डिविडेंड फ्रॉम एनी कंपनी वेदर डोमेस्टिक और फॉरेन विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड IOS। अच्छा, पहले 56 में चला गया सर, कैसे बताते? 56 में तो पहले भी था।
ध्यान से पढ़ो, 56 में पहले लिखा था डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, अब फॉरेन वर्ड हट के क्या हट गया, डिविडेंड फ्रॉम एनी कंपनी, चाहे फॉरेन हो चाहे वो डोमेस्टिक हो। तो वो अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट 2020 में, फॉरेन वर्ड हट के एनी कंपनी हो गया है। क्लियर है? ठीक है सर। 57 टॉक्स अबाउट डिडक्शन। 1034 एग्जाम्पशन वाली बात अब एलिमिनेट हो चुकी है। 115(01) सीडीटी वाली बात एलिमिनेट हो चुकी है। कंपनी को क्या काटना होगा, टीडीएस, और कुछ केसेस में टीडीएस नहीं काटना। क्या यहां तक हमें समझ आ गया है? मजा आ रहा है? जल्दी जल्दी नीचे लिख देंगे, मजा आ रहा है तो फटाफट से बताएंगे यस और नो। यस सर, बहुत मजा आ रहा है। सो वी डिड दिस, वी डिड दिस, वी डिड दिस, ओके फाइन। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, विद लॉजिक, हर चीज विद लॉजिक। क्लियर है? सब चीजें विद लॉजिकल समझाऊंगा, कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं करना हमें। कोई भी चीज रट्टाफिकेशन के साथ अगर मैं कराऊंगा या आप करोगे तो वो पेपर में हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगी। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब लिखते हैं एटीएम पढ़ाता हूं पहले मैं, एटीएम। ठीक है, लिखो जरा सेक्शन एटीएम। लिखिए सेक्शन एटीएम, मजा आ जाएगा पढ़कर, बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा। देखो पहले क्या होता था, पुराने लॉ में क्या होता था, एक डोमेस्टिक कंपनी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी को जब डिविडेंड देती थी, अगर ये होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन में नहीं थे तो ये डोमेस्टिक कंपनी क्या पे करती थी, सीडीटी। ठीक है, और जब ये आगे शेयर होल्डर को देती थी तो ये भी क्या देती थी, सीडीटी। और अगर मैं कहूं कि अगली कंपनी भी कौन है, डोमेस्टिक ही है, तो फिर ये भी क्या पे करेगी, सीडीटी। तो आप समझ लो सेम अमाउंट जितनी बार डिस्ट्रीब्यूट होता था, बार बार कंपनीज को क्या पे करना पड़ता था, सीडीटी। हालांकि इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन थी, क्या, कि अगर डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी आएगा तो जब हम आगे बांटेंगे तो वो लेस हो जाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ सीडीटी। ये हमने पढ़ा था, है ना। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये था कि अगर सब्सिडरी कंपनी का केस ना हो तो क्या डबल टैक्सेशन होता था, बिल्कुल। तो यहां पर 115(01) ने डबल टैक्सेशन बचाने की कोशिश तो करी थी, बट सिर्फ कब, जब पेयर और पेई में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन होता था। क्लियर है? अब तो ये खत्म ही हो गया। तो अब गवर्नमेंट ने देखो क्या करा, गवर्नमेंट ने इस कलेश को कैसे खत्म किया, ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी रिसीव करती पाई गई, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी रिसीव करती पाई गई, क्या, लिखो, डिविडेंड फ्रॉम अनदर डोमेस्टिक कंपनी या फिर फॉरेन कंपनी या फिर बिजनेस ट्रस्ट। अब मैंने यहां पे ये नहीं लिखा कि इन दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप होना चाहिए, ऐसा मैंने कहीं नहीं लिखा। आराम से पहले क्वेश्चन को समझेंगे। अगर एक डोमेस्टिक कंपनी, लेट्स से एक्स लिमिटेड, की इनकम में इनकम फ्रॉम डिविडेंड आ रहा है, अगर एक्स लिमिटेड की इनकम में इनकम आ रही है, कहां से, इनकम फ्रॉम डिविडेंड आ रहा है, राइट, कहां से, फ्रॉम अनदर डोमेस्टिक कंपनी, लेट अस टेक वाई लिमिटेड, या फिर फ्रॉम फॉरेन कंपनी, लेट्स से जेड लिमिटेड, या फिर फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट। अगर हमें इनमें से कहीं से भी डिविडेंड आ रहा है तो एक्स लिमिटेड एलिजिबल हो जाएगी फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80M। तो रिसिपिएंट को याद रखना, डिडक्शन किसको मिल रही है, जिसकी इनकम में इनकम फ्रॉम डिविडेंड ऑफ अनदर डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी या बीटी आ रहा होगा। दैट रिसिपिएंट विल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80M। तो 80M में उसको मिलेगी डिडक्शन। अब बच्चा कहता है कितनी डिडक्शन मिलेगी, लिख लो, डिडक्शन मिलेगी ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड
डिडक्शन मिलेगी ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बाय सच डोमेस्टिक कंपनी, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बाय सच डोमेस्टिक कंपनी, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बाय सच डोमेस्टिक ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यानी कि अगर इस डोमेस्टिक कंपनी को क्या चाहिए, डिडक्शन चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा डिविडेंड को आगे अपने शेयर होल्डर्स को। कब तक, ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अब ये ड्यू डेट क्या है वो मैं बताऊंगा, अभी ये ड्यू डेट क्या है वो मैं बताऊंगा, आगे लिखेंगे। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ डिविडेंड received from such other domestic, foreign or business trust। प्लीज ध्यान रखेंगे, आपको डिडक्शन मिलेगा जितना आप आगे बांटोगे, आपको डिडक्शन मिलेगा जितना आप आगे बांटोगे, लेकिन इन एनी केस कैन नॉट बी मोर देन जितना तुम्हें रिसीव हुआ था। एग्जाम्पल, सर मुझे मिला था 20, मैंने 12 बांट दिया, तो क्या मुझे 12 का डिडक्शन मिलेगा ATM में? ठीक है। मुझे मिला था 20, मैंने 20 बांट दिया, तो क्या पूरा का पूरा 20 का डिडक्शन मिल जाएगा? राइट। मुझे मिला था 20, मैंने 22 बांट दिया, तो भी क्या 20 का ही डिडक्शन मिलेगा? यस। तो डिडक्शन कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट विच यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम सच अदर डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी एंड बिजनेस ट्रस्ट। क्या सबको क्लियर है? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया, बहुत बढ़िया। तो अब आप नोटिस करो, क्या गवर्नमेंट ने यहां पर डबल टैक्सेशन हटाने की कोशिश करी? यस। तो अब देखो क्या हो रहा है। अब मैं आपको सिचुएशंस देता हूं। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को लेट्स से 20 लाख का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा, ठीक है। तो आप सबको मालूम है एज पर द लॉ, क्या अब से वाई लिमिटेड के हाथ में क्या ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड IOS? सबको मालूम है ये? यस। अगर वाई लिमिटेड को बचना है, क्योंकि एक्स लिमिटेड के हाथ में तो अब कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, पेयर के हाथ में अब कोई ट्रीटमेंट नहीं है, राइट। तो एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को डिविडेंड दिया, तो नाउ टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। क्या ये 20 लाख टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ वाई लिमिटेड हो गया? यस। अगर वाई लिमिटेड चाहती है क्या कि उसके हाथ में ये टैक्सेबिलिटी ना आए, तो क्या वाई लिमिटेड आगे अपने शेयर होल्डर्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है टिल कब तक? ड्यू डेट तक। अब ड्यू डेट क्या है मैंने कहा अभी बताऊंगा मैं। तो क्या उसको उतना ATM में क्या मिल जाएगा? डिडक्शन, राइट। ठीक है सर, मान लीजिए इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 15 लाख, तो मुझे बताओ IOS में टोटल इनकम पहले तो कितनी जाएगी? 20, GTI आ गया, लेस जब हम डिडक्शन लेंगे अंडर सेक्शन ATM, तो क्या 15 का डिडक्शन मिल जाएगा, तो क्या रिमेनिंग 5 लाख कंपनी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो लॉ कितना क्लियर हो गया ना। देखो लॉ कहता है कि अगर 15 बांट दिया तो 5 लाख पे तो टैक्स कौन देगा? वाई लिमिटेड। जो बच गया, जो उसने नहीं बांटा, क्या उस पर टैक्स कंपनी खुद देगी? यस। और जो 15 बांटा, क्या उस पर टैक्स कौन देगा? शेयर होल्डर। कितना सिंपल हो गया ना। इसका मतलब गवर्नमेंट को टैक्स 20 पे ही चाहिए। अगर ये 20 सारा मार देती तो वाई ATM में डिडक्शन ले जाती, यस, और पूरा का पूरा 20 क्या शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाता। बिल्कुल सही है सर, बहुत आसान हो गया। समझ आ रही है मेरी बात? जितना आपने रिसीव करा अगर आप सारा बांट देते हो तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या आपके हाथ में टैक्सेबिलिटी खत्म हो जाएगी और वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। हाँ, अगर आप 20 आया है 15 बांट देते हो तो 15 तो आगे टैक्स हो जाएगा और आपको वो 15 का मिल जाएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन ATM, और बाकी का 5 लाख आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल, समझ आया? तो कितना स्ट्रेट लॉ बना दिया अब लॉ ने। तो अब मुझे बताओ, अगर कोई भी कंपनी जिसको डिविडेंड मिला है, अगर वो चाहती है कि ये डिविडेंड मेरे हाथ में टैक्सेबल ना हो, तो क्या उसको ड्यू डेट तक इसको आगे क्या कर देना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए।
क्लियर है? वेरी गुड। अब बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, व्हाट इज ड्यू डेट? ड्यू डेट क्या है, लिख लीजिए। ड्यू डेट का मतलब है 1 month प्रायर टू डेट ऑफ फर्निशिंग ROI अंडर सेक्शन 139। मतलब जो भी आपकी डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ ROI थी ना, उसके 1 महीने पहले तक क्या ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए था। अब आपको मालूम है ना कि अमेंडमेंट सीरीज में मैंने बताया था कि कंपनीज के लिए और जिनके अकाउंट्स का ऑडिट होना होता है, उनकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 30 सितंबर से बढ़ाकर अब क्या कर दी गई है, 31 अक्टूबर कर दी गई है। क्लियर है? लेकिन डिविडेंड हमें कब तक बांटना है, 31 अक्टूबर तक या 1 month प्रायर तक, यानी कि 30 सितंबर तक आपको बांटना मैंडेटरी है। क्लियर है ना? तो प्लीज मेक श्योर, ऑल्दो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 1 month एक्सटेंड हो गई है, लेकिन क्या इस प्रोविजन को आपने कब तक कंप्लीट करना है? कम ऑन, 1 month प्रायर तक। क्या कोई इसका लॉजिक हो सकता है? सर लॉजिक है, लॉजिक है, बिल्कुल लॉजिक है। लॉजिक क्या है इसका मैं बता देता हूं। एक्चुअली में ना ऑडिट रिपोर्ट भी हमें फर्निश इन एनी केस 1 month प्रायर तक ही करनी होती है। तो मुझे बताओ, अगर ऑडिट रिपोर्ट 1 month प्रायर तक जा रही है तो क्या उस ऑडिट रिपोर्ट में ही ये मेंशन होना चाहिए क्या कि कंपनी ने आगे डिविडेंड क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो इसीलिए इंटेंट क्या था, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन उनको ऑडिट रिपोर्ट में चाहिए, तो इसीलिए क्या उन्होंने 1 month प्रायर तक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तभी आपको डिडक्शन मिलेगी, ऐसा एक प्रोविजन क्रिएट कर दिया। क्लियर है? सो आई विल गिव यू 1 क्वेश्चन नाउ, आपने मुझे आंसर देना है बेटा, ठीक है? मान लो प्रीवियस ईयर 2021 में एक्स लिमिटेड को फ्रॉम वाई लिमिटेड टोटल 20 लाख रुपए रिसीव हुए। ठीक है? ठीक है सर। तो प्रीवियस ईयर 2021 हमें एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड, जो कि यानी अनदर डोमेस्टिक कंपनी थी, कितने रुपए रिसीव हुए? 20 लाख। ठीक है। अब आप सबको मालूम है कि इसकी ड्यू डेट ऑफ ROI क्या होगी? 31 अक्टूबर 2021, है ना? अब याद रख लो, ड्यू डेट 1 month एक्सटेंड हो चुकी है। ठीक है। कौन मुझे बताएगा क्या 30 सितंबर 2021 तक अगर ये डिस्ट्रीब्यूट कर देती है तो क्या इसको ATM का बेनिफिट मिल जाएगा? बिल्कुल। अगर मैं कहूं कि टिल दिस डेट इस कंपनी ने 12 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, 12 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, बस इतना बता दो। नाउ व्हाट विल हैपन? एनीबडी? एनीबडी? बिल्कुल सही जवाब। क्या इसको 12 लाख रुपए का ATM में डिडक्शन मिल जाएगा? राइट। सो हु विल टेल मी, एक्स लिमिटेड के हाथ में जो टैक्सेबिलिटी आएगी वो सिर्फ कितने अमाउंट की आएगी? 8 लाख की। ठीक है। और जो 12 इसने बांटा है, क्या वो टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर्स। दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर। तो लॉ को तो अपना पूरा टैक्स मिल गया। यस। 8 लाख किससे मिला? कंपनी से। और 12 लाख किससे मिला? आगे शेयर होल्डर से। क्या सबको क्लियर हो गया? यस। सो आई एम वेरी श्योर, वेरी सिंपल लॉ नाउ। सेक्शन 80M अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता पाएंगे? यस। डिडक्शन मिलेगी टू अ डोमेस्टिक कंपनी। अच्छा, 80M की हेडिंग बता देता हूं, अगर आप डिडक्शंस का चैप्टर पढ़ोगे, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड न्यूली इंसर्टेड सेक्शन बाय फाइनेंस एक्ट 2020। तो फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर डिडक्शंस के चैप्टर में इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड सेक्शन 80M इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड द इंटेंट वाज वेरी क्लियर to eliminate double taxation when a domestic company receives dividend from any other domestic company या foreign company या business trust shall be allowed deduction of any amount of dividend which is distributed by it on before due date subject to maximum of dividend received। क्लियर है? जितना आपने मिला उससे ज्यादा डिडक्शन हम आपको नहीं देंगे। क्या सबको क्लियर है? वेरी गुड। तो क्या मैं 80M क्लियर हो गया मुझे? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं, अब चलते हैं कहां चलते हैं बताओ? कहां जाना है बताओ? जहां कहोगे वहीं ले चलूंगा मैं आपको। घूमने चलना है सर, हमने तो थक गए हैं हम। लो जी,
अब हमें एक पढ़ना है सेक्शन 115 बीबीडी, ठीक है, 115 बीबीडी, बड़े ध्यान से पढ़ना। देखो संडे आज है ना, रिलैक्स। एक बात याद रखना, जो आप समय मुझे दे रहे हो, इट इज वेरी 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 मच प्रोडक्टिव। ये सब पढ़ने के लिए ना, अगर आप सेल्फ करोगे ना, तो यू विल टेक 3 to 4 hours, एंड आई गारंटेड यू कि मैं आपको कराऊंगा जस्ट विद इन 1 hour और 1 hour 20 minutes मैक्सिमम। और मेरे करा देने के बाद तुम्हारी लाइफ में ये चैप्टर छप जाएगा। क्लियर है ना? फिर कहीं से भी क्वेश्चन आए, यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? सो प्लीज रिलैक्स्ड, है ना, टिल द एंड तक बने रहना, बीच में गिव अप नहीं करना। मैं भी खड़ा हुआ हूं, आपके लिए ही खड़ा हूं, तो आप मेरे लिए बैठ जाओ। क्लियर है? ठीक है, चलिए सेक्शन 115 बीबीडी पढ़ेंगे। 115 बीबीडी कब लगता था मैं आपको याद कराता हूं। ये पहले भी था, ये अब भी है, इसमें कोई चेंज नहीं है बेटा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसका यूज कैसे होगा वो मैं अभी आपको 2 मिनट में सिखा दूंगा। क्लियर है ना? देखो 115 बीबीडी में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी किसी फॉरेन कंपनी से, जो कि स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई डिविडेंड रिसीव्ड करती है, अगर वो किसी भी तरह का क्या रिसीव करती है, कोई डिविडेंड रिसीव करती है, ठीक है। स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी कौन सी होती है? जिसमें आपका मिनिमम कितना स्टेक होना चाहिए? 26%। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी किसी स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से मिनिमम 26%, जिसमें आपकी वोटिंग हो, डिविडेंड रिसीव करेगी, तो लॉ ने कह दिया कि उस डिविडेंड को हम टैक्स करेंगे एट अ स्पेशल रेट ऑफ 12% ना 15% प्लस सरचार्ज ऑफ 12% प्लस 4% HEC, 15% बेस रेट, 12% सरचार्ज, 4% HEC। सिंपल, बहुत सिंपल है। क्लियर है? आगे लिखेंगे, बट नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंस या अलाउंस shall be given out of such dividend income। आपको इस डिविडेंड इनकम से ना किसी तरह का कोई खर्चा नहीं मिलेगा। याद रखना, जो 57 में मैंने बोला था ना 20%, वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें रिड्यूस्ड रेट का बेनिफिट दिया है। तो आपसे एक प्रिविलेज छीन लिया। कौन सा? खर्चों का प्रिविलेज आपसे छीन लिया गया है। ठीक है? अब पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आई एम वेरी श्योर कि आप कंफ्यूज होने वाले हो। दिखाऊं? आओ देखते हैं। मैं अब आपको ना वो चीजें बताने जा रहा हूं जिसमें मुझे मालूम है कि आपने ट्रैप हो जाना है। ठीक है? ठीक है, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर मुझे फॉर्मेलिटी करनी है आपकी क्लास में तो मेरे हिसाब से तो खत्म हो गया, लेकिन जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं उसके अंदर और क्लैरिटी लेकर आऊंगा। आइए देखते हैं। ठीक है, लेट्स डू सम क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बिकॉज टोटली नया है ना ये। अब क्योंकि नया है तो डेफिनेटली इसके क्वेश्चन आपको कहीं मिलने नहीं है, तो यहीं पे प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ आ जाएगा। क्लियर है? देखो, एक्स लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी है। ठीक है, आराम आराम से केसेस उठाएंगे हम। केस 1, इसने एक फॉरेन कंपनी से डिविडेंड रिसीव हुआ। ठीक है, इसमें हमारा 24% का स्टेक था। ठीक है, 115 बीबीडी लगेगा? सर नहीं लगेगा। वेरी गुड। अच्छा, क्या फॉरेन कंपनी टीडीएस काट सकती है? नो, बिल्कुल ही नहीं, मतलब ही नहीं है। तो क्या मैं ये मान लूं कि पूरा 2 लाख रिसीव हुआ होगा? अगर मान लो 2 लाख डिविडेंड था, तो नेट ऑफ टीडीएस रिसीव हुआ होगा या ग्रॉस अप? ग्रॉस अप, क्योंकि टीडीएस सेक्शन 194 कौन काटता है? डोमेस्टिक कंपनीज। ठीक है सर, तो फॉरेन कंपनी ने डिविडेंड 194 में नहीं काटा होगा। बिल्कुल सही है सर। अब एक्स लिमिटेड के हाथ में कितनी इनकम आ गई? 2 लाख। ठीक है, क्योंकि ये 115 बीबीडी में नहीं आ रही, तो क्या इसमें से सेक्शन 57 डिडक्शन मिलेगी? यस, बिल्कुल मिलेगी।
एलिजिबल, एलिजिबल है, बिल्कुल है। क्यों एलिजिबल है? मैंने तो पहले ही बोला, मैंने तो पहले ही बोला कि 57 की डिडक्शन सिर्फ कब नहीं मिलेगी? कौन बताएगा? सर 57 की डिडक्शन सिर्फ तब नहीं मिलेगी जब वो स्पेशल केस में आ रहा होगा 115 बीबीडी में। ठीक है, ठीक है सर। मान लेते हैं 10,000 का आपने डिडक्शन ले लिया, तो आपकी टोटल इनकम में कितना आया? 190। ठीक है, ठीक है। डिविडेंड रिसीव किससे हुआ था? फॉरेन कंपनी से। सारे बोलेंगे डिविडेंड रिसीव कितने से हुआ था? फॉरेन कंपनी से। अगर इस कंपनी ने आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टिल ड्यू डेट 50,000, तो क्या इसको सेक्शन 80M में डिडक्शन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, एलिजिबल है ये। क्यों एलिजिबल है? क्योंकि मैंने 80M में क्या लिखा था? डिविडेंड फ्रॉम अदर डोमेस्टिक कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट। क्या इनमें से कहीं से भी डिविडेंड आएगा? क्या 80M एलिजिबिलिटी देगा? शर्त सिर्फ इतनी थी कि आपको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना था टिल ड्यू डेट। क्लियर है? यस सर। केस 1 पूरा समझ आ गया। अब देखो मैंने पूरा चैप्टर डाल दिया इसके अंदर। देखो सेक्शन 56 में टैक्सेबल है, 57 में डिडक्शन मिल गया और 80M भी यूज हो गया। 194 लगेगा नहीं क्योंकि ये फॉरेन कंपनी थी। 115 बीबीडी लगेगा नहीं। कितना बढ़िया क्रिस्टल क्लियर केस मैंने आपको करा दिया। जो बच्चा ऐसे नहीं पढ़ेगा ना, ये मैं आपको बताऊं, एक्चुअली में ना सच मायने में ये चैप्टर लोगों को इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि वो डिडक्शन के चैप्टर में पढ़ते हैं, लल्लू होते हैं वो। ये चैप्टर पढ़ना ही ऐसे है यार, अगर आप लिंक करके नहीं पढ़ोगे ना तो दिस इज ऑल यूजलेस। लॉ पता है आपको बहुत आसान है अगर सीधा पढ़ा जाए तो, लॉ बहुत डिफिकल्ट है अगर कनेक्टेड वे में पढ़ा जाए तो। एंड जितने बच्चे मुझसे पढ़ते हैं दे नो कनेक्शन करने के बाद ये लॉ आपकी लाइफ से कभी भी जाएगा नहीं, ये ध्यान रखना। आप हमेशा उसको रिटेन कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब अगला केस देखेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछूं? हाँ सर पूछो। ये जो हमारे पास 50,000 का डिडक्शन लेके जो बच जाएगा, जो भी बचेगा, मान लो और भी इनकम्स होंगी, वो टैक्सेबल किस रेट पे होंगी? सर नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम है तो नॉर्मल रेट पे टैक्स होंगी। ठीक है ना? ठीक है सर। अब अगला देखते हैं केस 2। ये समझना है आपने, ये इंटरेस्टिंग है। नहीं लल्लू है ये केस भी लल्लू है। एक डोमेस्टिक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसने वाई लिमिटेड को क्या दिया? डिविडेंड। ठीक है, वो भी डोमेस्टिक कंपनी थी। इस बार बस इतना बता दो 115 बीबीडी लगेगा? सर वो तो मतलब ही नहीं है। 115 बीबीडी तो लगता ही कब है? व्हेन डिविडेंड रिसीव फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनीज। अभी तो आप डोमेस्टिक से ले रहे हो ना, तो 115 बीबीडी की तो बात ही नहीं होगी। क्या 194 लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्यों? टीडीएस तो कटेगा, राइट। मुझे बताओ अगर मैं कहूं कि 2 लाख डिविडेंड देना था तो ये 2 लाख देगी या 20% टीडीएस काटेगी? 20% टीडीएस ना, 10% यानी कि 20,000, सॉरी। तो इसको कितना मिला? 180। रिसीव कितना हुआ? 180। क्या ये नेट ऑफ टीडीएस है? बिल्कुल सही। तो हु विल टेल मी, क्या ग्रॉसअप करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ टोटल इनकम में कितना आएगा? सब 2 लाख आएगा। वेरी गुड। अगर वाई लिमिटेड चाहती है कि मुझे 2 लाख डिविडेंड से डिडक्शन मिल जाए, सजेस्ट करो। वाई लिमिटेड को बोलो कि तू क्या कर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे अपने शेयर होल्डर्स को, लेकिन कब तक करियो? अप टू ड्यू डेट। बताओ अगर इसने अप टू ड्यू डेट पूरा 2 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब बताओ सर पूरा का पूरा 2 लाख 80M में मिल जाएगा डिडक्शन। सिंपल। नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ वाई लिमिटेड। अब ये जो 2 लाख उसने पे करा है, ये किसको मिला? शेयर होल्डर को। क्या ये इनकम किसकी बन गई? शेयर होल्डर की। क्या शेयर होल्डर विल बी लाइबल टू पे टैक्स नाउ? यस। क्लियर? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया हमें। बहुत बढ़िया। थर्ड केस, ये है सबसे इंपॉर्टेंट केस। शुरू करें? ठीक है। फॉरेन कंपनी है जिसमें हमारा शेयर था 29%।
इसने रिलायंस इंडस्ट्री को 5 लाख का डिविडेंड दिया। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आप समझ चुके हो, क्या ये फॉरेन स्पेसिफाइड कंपनी है? यस। 115 बीबीडी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ठीक है, अब मैं अगर ये कहूं कि 5 लाख रुपया, इसमें टीडीएस कटा होगा क्या? मतलब ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंपनीज पे 194 अप्लाई नहीं होता, तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस। तो क्या जो भी मिलेगा क्या वो ऑलरेडी ग्रॉसअप होगा? बिल्कुल सही है सर, ऑलरेडी क्या होगा? ग्रॉसअप। जल्दी बोलो यार। ठीक है सर, अब अगर मैं ये कहूं कि हमने इस अमाउंट को आगे क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट। चलो छोड़ो, हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, नो डिस्ट्रीब्यूशन। सो माय क्वेश्चन टू यू, क्या एटीएम का डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर नहीं मिलेगा तो अगर मान लेते हैं इसकी अदर इनकम्स भी हैं 20 लाख, तो आप मुझे बताओ टोटल इनकम क्या 25 लाख हो जाएगी? यस। टैक्स कैसे निकालोगे? सर 5 लाख जो है ना, क्योंकि वो 115 बीबीडी में कवर्ड है, इसके ऊपर हम लगाएंगे 15% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% एचईसी, और बाकी का जो 20 लाख है ना सर, वो हम टैक्सेबल कर देंगे 30% प्लस एचईसी 4%। कुछ पल्ले पड़ा क्या किया मैंने? बिल्कुल, क्योंकि आपको ये इनकम मिली थी फॉरेन स्पेसिफाइड कंपनी से। बस ध्यान रखो, आपके हाथ में जब ये टैक्सेबल होगी ना तो उसका एक स्पेशल रेट लग जाएगा, और अदर इनकम पे क्या नॉर्मल रेट लगेगा। यस, क्लियर? ठीक है। फोर्थ केस, ये आपने आंसर देना है। जो बच्चा आंसर दे गया उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, फॉरेन कंपनी है, 29% स्टेक है, एक्स लिमिटेड को 5 लाख डिविडेंड दे रही है, जिसमें से उसने 2 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टिल ड्यू डेट। ठीक है? ठीक है सर। और इसकी अदर इनकम्स हैं 20 लाख। बताओ कैसे करेंगे? मेरा पहला क्वेश्चन, क्या इट्स अ केस ऑफ 115 बीबीडी? यस। तो टैक्स रेट ऑन डिविडेंड क्या स्पेशल लगेगा? बिल्कुल। 194 आएगा? नो, क्योंकि ये कौन सी कंपनी थी? फॉरेन कंपनी ने दिया था किसको? डोमेस्टिक को। 194 कब लगता है? जब एक डोमेस्टिक कंपनी रेजिडेंट शेयर होल्डर को देती है। तो क्लियर है? ठीक है सर। अब जब इसने आगे डिविडेंड दिया होगा, क्या इसको एटीएम मिलेगा? यस मिलेगा। कितना? 2 लाख। तो कौन मुझे बताएगा 5 में से 2 का तो डिडक्शन मिल गया? यस। अभी भी कितना डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होगा? 3 लाख। तो मुझे बताओ 25 में से एटीएम 2 लाख मिलेगा, कितना बचा? 23। टैक्स कैसे करोगे? सर बड़ा आसान है, 3 लाख पे स्पेशल रेट लगा देंगे। कौन सा वाला? 15 प्लस 12 प्लस 4। बाकी के 20 लाख पे क्या हम नॉर्मल टैक्स रेट लगा देंगे? 30 प्लस 4। क्या सबको क्लियर है? सो सिंपल ना सर, बहुत मजा आ रहा है। एक वर्ड हमें क्लियर हो गया है कि डिविडेंड का टैक्सेशन कैसे होगा। क्लियर है? एक लास्ट केस आप बताना, आखिरी केस है मेरा। ठीक है, आखिरी केस है। एक्स लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी है, उसने वाई लिमिटेड अनदर डोमेस्टिक कंपनी को लेट्स से डिविडेंड देना है। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या 115 बीबीडी आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 115 बीबीडी। क्लियर है? 194 आएगा? यस। 5 लाख का डिविडेंड देना है तो सर 50,000 क्या कटेगा? टीडीएस। तो इसको कितना मिलेगा? 4.5 लाख। तो टोटल इनकम में कितना आएगा? सर पूरा 5 लाख आएगा, ग्रॉसिंग अप करके आएगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन, इसमें से 2 लाख इसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टिल ड्यू डेट, एटीएम का बेनिफिट मिलेगा? यस। अदर इनकम है 20 लाख। कैसे करेंगे? सर देखो 20 जमा 5 25 लेस 2 23। क्या 23 को 3 और 20 करूं? जरूरत ही नहीं है। क्या ये सारा का सारा 30% पे ही टैक्स होगा? यस। 15% पे सिर्फ कब होता है? जब आपने स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से रिसीव करा होता है।
अदरवाइज कंपनी के हाथ में डिविडेंड क्या उसके नॉर्मल टैक्स रेट पे होगा? यस। पेपर में ना एक क्वेश्चन आ सकता है, इंडिविजुअल को अगर डिविडेंड मिला है टैक्सेबल एट व्हाट? स्लैब रेट्स। फर्म को मिला है तो फ्लैट रेट 30%, एलएलपी को मिला है तो 30%, कंपनी को मिला है तो जो भी उसका नॉर्मल टैक्स रेट चल रहा होगा क्या उस पर टैक्सेबल करेंगे। बिल्कुल सही। क्लियर हो गया? अच्छा, अब जितने भी फाइनल के बच्चे, एक बात याद रखना, डिविडेंड के कुछ स्पेशल रेट्स दिए हुए हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन में। तो जब मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन पर रिवाइज कराऊंगा ना, तो मैं वहां पर डिविडेंड के स्पेशल रेट्स बताऊंगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। तो आपने इतना ही करना है। फाइनल वाले बच्चों का भी डिविडेंड का जहां तक सवाल है मैंने पूरा करा दिया है, बट जब हम इंटरनेशनल टैक्सेशन देखेंगे तो वहां पर वी विल सी कि कुछ केसेस में डिविडेंड जो है वो स्पेशल टैक्स रेट पर भी टैक्स होता है, बट वो वहां पे देखना है, इंटरनेशनल टैक्सेशन में देखना है, जीडीआर वीडीआर के केस में। अभी हम जीडीआर एडीआर की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो जनरल बातें कर रहे हैं। तो फिलहाल जनरल आपको ऐसे ही पढ़ना है। क्लियर है? क्लियर है? वो दिमाग में मत रखिएगा, क्योंकि जब मैं वो पढ़ाऊंगा तब मैं आपको याद करा दूंगा, उसकी चिंता नहीं करनी। क्या सबको क्लियर है? सर बिल्कुल हमें समझ आ गया, A to Z समझ आ गया सर, बहुत बढ़िया। अब मेरा आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, डिविडेंड कितने प्रकार के होते हैं? तो सबको मालूम है डिविडेंड इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज एक्चुअल, वन इज डीम्ड। लिखना जरा, वन इज एक्चुअल, वन इज डीम्ड। डिविडेंड को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक्चुअल एंड डीम्ड डिविडेंड। एक्चुअल तो वही होता है जो कंपनी मुंह से डिक्लेयर करती है। डीम्ड डिविडेंड कौन से होते हैं? 222A, B, C, D, E। ठीक है, अब मैं फटाफट से 2 मिनट के अंदर रिवाइज करा रहा हूं। ABCD क्या था, आइए देखते हैं। 222A मैंने कहा था कि अगर कोई भी कंपनी एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती पाई गई, किसको? टू शेयर होल्डर्स, तो इसको हम डीम्ड डिविडेंड मानेंगे। याद है कितना? टू द एक्सटेंट कंपनी possesses accumulated profits, whether it is in the capitalized form or not, whether capitalized or not। capitalized profits क्या होते हैं? like आपको मालूम है जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस है। CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स। कम ऑन, क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स। क्लियर है? तो जब हम CRR क्रिएट करते हैं या ट्रांसफर टू CR करते हैं तो प्रॉफिट्स क्या हो जाते हैं? कैपिटलाइज्ड। तो जितना भी प्रॉफिट कंपनी की किताबों में पड़ा होगा, चाहे वो रेवेन्यू फॉर्म में हो चाहे कैपिटलाइज्ड फॉर्म में हो, टू दैट एक्सटेंट क्या ये डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। क्लियर है? यस सर, बिल्कुल सही है। अच्छा, एग्जाम्पल दे देता हूं। मान लेते हैं कंपनी ने जो एसेट्स बांटे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 20 लाख, ठीक है, और कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़े हुए थे 4 लाख के। तो मुझे बताओ एज पर 222A डीम्ड डिविडेंड कितना होगा? सर 4 लाख होगा। सिंपल सिंपल। बांटे कितने थे? 20 लाख के, बट डीम्ड डिविडेंड उतना ही होता है जितना मैक्सिमम हमारे पास क्या पड़ा हो? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। क्लियर है? ठीक है सर। सर आगे क्या होगा? सर आगे वही होगा। क्या ये 4 लाख का अमाउंट ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा? राइट। क्या शेयर होल्डर उस पर डिडक्शन ले सकता है? यस, अंडर सेक्शन 57। सब कुछ सेम है बेटा, सब कुछ सेम। पहले मैं पता क्या बोलता था? डीम्ड डिविडेंड सब्जेक्ट टू CDT, अब तो बोलना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 222B। इसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी कंपनी डिबेंचर्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स या बोनस किसको? टू प्रेफरेंस देती पाई गई, अगेन टू द एक्सटेंट कंपनी पोसेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, तो उसको भी हम क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? डीम्ड डिविडेंड मानेंगे। उसको भी हम क्या मानेंगे? डीम्ड डिविडेंड। एग्जाम्पल, मान लो डिबेंचर्स जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करे थे वो 2 लाख के थे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ था 10,000 का, तो डीम्ड डिविडेंड कितना माना जाएगा? सिर्फ 10,000। सिंपल। ठीक है जी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था 222C जो लगा था एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन पे। अगर कोई भी कंपनी लिक्विडेशन पे एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती पाई गई, अगर एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा आपने कब? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन,
तो क्या अगेन टू द एक्सटेंट कंपनी पोसेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, क्या वो डीम डिविडेंड माना जाएगा? ये सब ना मैंने पहले पढ़ाया था, तो क्योंकि इसमें चेंज नहीं है तो मैं थोड़ा सा बस ऐसे ही पढ़ रहा हूं आपके साथ, ठीक है ना। 222A एसेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, 222B डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स या बोनस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और 222C डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। बहुत बढ़िया। ना कौन बताएगा 222D क्या था? याद करेंगे, एट द टाइम ऑफ रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल, जब देयर विल बी रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि शेयर कैपिटल में जब भी रिडक्शन होगा तो ड्यू टू दैट रिडक्शन, जब भी शेयर कैपिटल में रिडक्शन होगा, इफ एनी अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर आपने कोई भी अमाउंट या एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ड्यू टू दैट रिडक्शन, तो क्या वो डीम्ड एज डिविडेंड मान लिया जाएगा? अगेन कितना लिख लीजिएगा, टू द एक्सटेंट कंपनी पोसेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। कम ऑन, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये 222D भी हो गया हमारा, डी था ये, ठीक है। ठीक है सर। अब एक आखिरी था 222E, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने अलग से लिख दिया। सर आपको याद होगा 222E कब लगता था? सिर्फ लगता था क्लोजली हेल्ड कंपनीज पे। सारे बोलेंगे किस पे लगता था? क्लोजली हेल्ड कंपनीज पे लगता था। और वो भी कब? जब एक क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या करती पाई गई सर? लोन देती पाई गई, एडवांसेस देती पाई गई, लोन एडवांसेस देती पाई गई। किसको? शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द वोटिंग पावर, या फिर किसी ऐसी कंसर्न को इन विच सच शेयर होल्डर का क्या पाया जाएगा? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट पाया जाएगा, या फिर टू एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सच शेयर होल्डर। तो लॉ कहता है इसको हम मानेंगे डीम्ड डिविडेंड। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी था, टू द एक्सटेंट कंपनी पोसेसेस प्रॉफिट्स, ब्रैकेट में लिख देना, नॉट कैपिटलाइज्ड। बाकी सब में हमने लिखा था वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, लेकिन यहां पर हम उतना ही डीम्ड डिविडेंड मानेंगे जितना कंपनी के पास प्रॉफिट होगा, नॉट कैपिटलाइज्ड फॉर्म में। इट शुड बी विदाउट कैपिटलाइज्ड फॉर्म। मतलब अगर जनरल रिजर्व और CRR दोनों पड़े हुए हैं तो आपने डीम्ड डिविडेंड उतना ही लेना है जितना जनरल रिजर्व होगा, ना कि कैपिटलाइज्ड वाला। क्लियर है? और बाकी सब में डीम्ड डिविडेंड निकालते समय नॉमिनल और कैपिटल, क्या दोनों को क्लब करके हम देखेंगे कि डीम्ड डिविडेंड कितना होगा। क्लियर है? सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन अदर्स एंड 222E। और 222E की खास बात क्या थी? किस पे लगता था? सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनीज पे। और ABCD किस पे लगता था? सब पर, चाहे क्लोजली हो चाहे वो वाइडली हेल्ड हो। क्लियर है? ठीक है सर। सो दीज वर द 5 टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स। आई एम वेरी श्योर दिस इज ऑल डन नाउ। टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड हमें पूरा समझ आ गया है। यस प्लीज। उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको समझ आ गया है। अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, ठीक है, कि आपको कैसा लगा था, और वोटिंग करना मत भूलना नेक्स्ट चैप्टर के लिए। क्लियर है? ठीक है। अब जाते जाते आई एम गिविंग यू 1 क्वेश्चन, ठीक है। वो क्वेश्चन आपने करना है, अभी लिखो जरा। और कल वाला जो मैथ का क्वेश्चन था वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा, आप अपना आंसर चेक कर लेना, ठीक है। पहले आज का क्वेश्चन लिखेंगे। अगर मैं कहूं कि एक फॉरेन कंपनी ने एक्स लिमिटेड को डिविडेंड दिया है और इस फॉरेन कंपनी का के अंदर हमारा 27% का वोटिंग पावर है, ठीक है। डिविडेंड दिया है 5 लाख, और आउट ऑफ विच एक्स लिमिटेड ने 2 लाख जो था ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था टिल ड्यू डेट, ठीक है। एक्स लिमिटेड की अदर इनकम्स भी दी हुई हैं, लेट्स से वो है 15 लाख। आपको पता लगाना है व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एक्स लिमिटेड। सिंपल, ये मेरा पहला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इसी के अंदर लिखना है
what will be the amount of deduction under section 80M? What will be the tax rate of dividend received from foreign companies? फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड मिलेगा उसका टैक्स रेट क्या होगा? 3 आंसर्स आपने देने हैं, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं ये आप दे देंगे। आइए करते हैं जरा वो क्वेश्चन जो मैंने आपको कल दिया था मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स के अंदर, ठीक है। हाँ जी, देखेंगे जरा, यही वाला क्वेश्चन था आई थिंक, चेक कर लीजिए जरा। सबसे पहले हमें पिक करना है नेट प्रॉफिट 21.5 लाख, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें से क्या क्या प्लस होगा, क्या क्या माइनस होगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द बुक प्रॉफिट्स। परचेजेस को कुछ नहीं करना, एक्सपेंसेस फॉर कलेक्शन ऑफ डिविडेंड कुछ नहीं करना, ना डिविडेंड का कुछ करना है, मैंने पहले ही बता दिया था। डिविडेंड इनकम नाउ ऑनवर्ड इट इज सब्जेक्ट टू मैट, वेरी गुड। कल्टीवेशन एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे, क्यों सर? क्योंकि ये एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड है, तो मैंने क्या कहा था, और एग्रीकल्चरल इनकम सेक्शन 10(1) में आती है, वो इनकम माइनस हो जाएगी, उससे रिलेटेड खर्चे प्लस हो जाएंगे। तो एग्रीकल्चरल इनकम को आप माइनस कर देना, कल्टीवेशन खर्चों को आप ऐड कर देना, क्लियर है। इनकम टैक्स ऐड करना है, कितना? 1 लाख, ठीक है। और अब डेप्रिसिएशन भी ऐड हो जाएगी, कितनी? 2 लाख। फिर मैंने क्या कहा था, डेप्रिसिएशन पहले ऐड कर देना, फिर अदर देन रीवेल माइनस कर देना। अब अगर मैं कहूं कि इट इंक्लूड्स 50,000 ऑन रीवेल, तो अदर देन रीवेल कितनी होगी? 1.5, तो वो 1.5 माइनस हो जाएगी। अदर देन रीवेल 1.5 माइनस होगी, 50 माइनस होगा और नहीं, क्यों? वो तभी माइनस होता है अगर वो क्रेडिटेड टू P&L फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो वो हुआ नहीं, तो वो माइनस मत करना, ठीक है। अब बताओ, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन दिया हुआ है कितना? 20,000 एज पर बुक्स, लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नहीं है। मैंने क्या कहा था, अगर एक भी चीज मिस हो जाए तो क्या उसको निल मान लेना, और अगर वो निल है तो विच एवर इज लोअर निल, तो इसका मतलब उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। सॉल्व कर लो इसको। 21.5, 22, 23 में से 1.5 गया, 21.5 लाख आंसर। सो बुक प्रॉफिट इज 21.5 लाख। काफी सारे बच्चों का 21.5 लाख था। आई होप सो इट इज ऑल डन नाउ। लॉक कर दे बेटा, यस प्लीज, क्लियर है। चलो मिलते हैं आपसे कल। वोटिंग करना मत भूलिएगा। मैं अब भी कुछ समय के बाद वोटिंग लाइंस ओपन करूंगा। आई विल बी ऑफरिंग यू 4 चैप्टर फॉर टुमारो। आपको जो सबसे ज्यादा पसंद हो उसके लिए आपने हाईएस्ट वोटिंग करनी है, क्लियर है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।